तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ मैथमेटिक्स की भी, और कभी कभी डॉक्टर साहब मजाक भी करते हैं उनकी भी। तो बात यह है कि आज की वीडियो होने वाली है वर्नर हाइजेनबर्ग के बारे में। वो इंसान जो अपने प्रिंसिपल के हिसाब से ही अनसर्टेन दिखता है। अनसर्टेन दिखता है कि ऐसे मोमेंट पे जब देश में वॉर छिड़ गई है तो अपने देश के साथ तो दिखता है, मगर फिर भी उस देश में वो बातें कर रहा होता है उस साइंटिस्ट के बारे में जिसको सो कॉल्ड जू होने की वजह से उस देश से भागना पड़ गया था। वो इंसान थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। और जब हाइजेनबर्ग ने लेक्चर दिया उनके ऊपर तो उनको व्हाइट जू करार दिया गया था। वो इंसान जो मैथमेटिक्स में इतना प्रोडिजी था कि 31 साल की उम्र में आते ही आते उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया था। वो इंसान जिसने अपनी मैथमेटिक्स से ये साबित कर दिया था कि दुनिया महज एक मिथ्या है, जब उसने ये बताया था कि आप किसी भी चीज़ का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, मगर फिर भी वो इंसान फेल हो जाता है उस मैथमेटिक्स में कि अगर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसके लिए क्रिटिकल मास कितना लगना चाहिए, जबकि लगा कुछ किलोग्राम ही, और उसने कैलकुलेट किया था और बताया था हजारों किलोग्राम लगना चाहिए। वो इंसान हर मौके पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है अपना। वो इंसान जो कहता है कि मैंने हिटलर को इसलिए एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाने दिया ताकि वो दुनिया जीत ना सके, मगर फिर जब हिरोशिमा पे बम गिराया जाता है तो हैरान हो जाता है कि शायद यूएस ने 2000 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल किया होगा, मगर फिर भी महज 65 किलोग्राम में ऐसा एटॉमिक बॉम्ब का वॉर क्यों हुआ था। वो इंसान की बातें होने वाली है, उस कॉन्ट्रडिक्शन की बातें होने वाली है, कुछ साइंस की बातें होने वाली है, कुछ हमारी बातें होने वाली है। तो डॉक्टर साहब म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, और वही प्रिंसिपल आज हम जी रहे हैं कि इंट्रो में ना बारिश हो रही थी ना कुछ, और इंट्रो होने के बाद ही एकदम से जैकेट आ जाता है, चश्मे पे थोड़ा पानी आ जाता है, कोई टेबल पहुंचने लगता है। तो यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाइफ में चलती है। और देखिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि हम एक इलेक्ट्रॉन की ना पोजिशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं जान पाएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी चीज के लिए। तो फिर हाँ, तो उसी तरह जैसे कि बारिश कभी भी हो, ये बंदा उस हिसाब से अपनी पोजीशन और मोमेंटम चेंज कर लेता है, और मैं रेनकोट पहन के फंस जाता हूँ। मैं नीचे हूँ ताकि थोड़ी कम बारिश दिखे। हाँ। ये थोड़े इसलिए जादू बन गए हैं। होता है डॉक्टर साहब, वीडियो पे वापस आते हैं। हाँ, होता है। क्या होता है, कुछ लोग स्टार बन जाते हैं, बाकी लोग तो बैठे रह जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। You're लोग मैं कंसिडर welcome. नहीं कर रहे। एनीवेज, तो इसी अनसर्टेनिटी के साथ अभी एक और बाय द वे, क्योंकि हम आजकल बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, पैसा ऐसा कम है, तो आज का हमारा पार्टनर है बारिश, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरह आज भी हर कहीं जब देखो हर कहीं बारिश हो जा रही है, हमारे वीडियो पे हमारी मेहनत पे पानी फिर जा रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। यस, है ना? तो फिर कंटिन्यू मैं सूखा रहूंगा, ये गीले रहेंगे। तो ये ऐसी बात है। व्हाट? मतलब मैं बरसात नहीं बिगाड़ी। क्या बोलता है भाई तू? एनीवेज, तो बात चल रही थी वर्नर हाइजेनबर्ग के बारे में, है ना? तो आपने कहा कि एक प्रोडिजियस इंसान थे वो, बचपन से ही काफी स्मार्ट थे। 31 साल की उम्र में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ऐसा क्या था उस इंसान में, मतलब उसके जीवन में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अचीवमेंट्स की कि उन्हें एक प्रोडिजी कहा जाता था? शुरुआत से ही मतलब उनके ऊपर स्पॉटलाइट रहती थी। मतलब देखिए, आप मुझे लगता है वो पूरा एरा ही गोल्डन एरा फॉर साइंस था। आप सोचिए, हाइजेनबर्ग उस समय थे जब दुनिया में आइंस्टाइन भी थे, जब दुनिया में पाउली भी थे, जब दुनिया में नील्स बोर भी थे, रदरफोर्ड भी थे। इन सारे दिग्गजों के बीच में भी एक दिग्गज थे हाइजेनबर्ग। आप समझने की कोशिश करिए, उस समय तक जब आइंस्टाइन 1915 में आके जनरल रिलेटिविटी दे दी थी, दुनिया में एकदम कोहराम मच गया। एक इश्तिहार भी छपा था अखबारों में कि लॉज ऑफ हेवंस आर चेंज फॉर एवर। उसके बाद आइंस्टाइन साहब बहुत बड़े दिग्गज हो चुके थे, और आइंस्टाइन साहब बात करते थे, जो आपने हमेशा बोला है, डिटर्मिनिस्टिक पे। yes. वो दुनिया को डिटरमाइन करना चाहते थे, मतलब कि वो मानते हैं हर चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसी दौरान जब हाइजेनबर्ग थे, अब वो मैंने एक कहानी ऐसी पढ़ी थी कि वो बहुत बीमार थे एक ज़माने में, मतलब मिड 20s मान लीजिए, बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। अब बीमारी के हालत में, जब बीमारी में मशरूफ़ थे, तो और आप अपने बेड पे बैठे बैठे और वो सोच रहे थे कि क्या इलेक्ट्रॉन भी
न्यूक्लियस के अराउंड वैसे ही घूमता है जैसे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड घूम रहे हैं। जब तक कि नील बोर ने अपना प्रिंसिपल दे दिया था, नील बोर्स का अगर हम आपको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ऐसा है कि नील बोर ने रदरफोर्ड को कैसे करेक्ट किया था। रदरफोर्ड ने बोला कि ठीक है, पूरा का पूरा हिस्सा जो है एकदम मोस्टली खाली है, बीच में डेंस चीज़ है जो कि न्यूक्लियस है, जो कि प्रोटॉन से बना हुआ है। तो वहाँ पे फेल कैसे कर गए रदरफोर्ड ये बता नहीं पा रहे थे कि आप समझिएगा, प्लैनेट्स जो है मान लीजिए न्यूट्रल है वैसे भी ऑब्वियसली, तो कोई भी न्यूट्रल चीज़ किसी अराउंड घूमेगी, ठीक है, मतलब वो एनर्जी लूज नहीं करेगी। लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो ईएम वेव निकालता है, ये प्रिंसिपल है। यस। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, हमें पता है कोई भी चीज़ किसी के अराउंड घूमती है, सर्कुलर पॉइंट में घूमती है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में होती है वो। तो इसका मतलब कोई भी घूमता हुआ चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी निकालेगा, ईएम वेव निकालेगा। अब एनर्जी निकाल रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने उस पोजीशन पे जो घूम रहा था ऑर्बिट पे, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो इवेंचुअली स्पाइरल बना के न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। यस। तो ये रदरफोर्ड ने ये बोल दिया था, मतलब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से इतना समझ में आया था कि बीच में न्यूक्लियस होना चाहिए, अराउंड घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। फिर बोर आए, बोर ने कहा कि यार इसको सिंपल करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इंजन में एनर्जी नहीं देते। आपको समझिए, मान लीजिए पटरी है, पटरी के ऊपर ट्रेन है, नॉर्मली कैसे चलती है ट्रेन, इंजन में पावर है, वो घिस रहा है, पटरी पे चल रही है। तो बोर का सिंपल मॉडल ये था कि पावर इंजन में नहीं है, पावर पटरियों में है, इसलिए कहते हैं कि सेट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ये बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, हाइड्रोजन तक ये सीमित था, और भी उसको आगे ले जाना चाहते थे हीलियम विलियम पे, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा था। इस समय जब उसी वक्त जब हाइजेनबर्ग सोच रहे थे कि अब वो इसी पर बारे में अंदाजा लगा रहे कि यार क्या बात है, तब तक ये चीज़ें आने लगी थी, डुअल नेचर ऑफ मैटर समझ में आने लगा था, डी ब्रोगली की बातें आने लगी थी, सब आने लगा था। अब उन्होंने वहाँ पर एक स्टेप आगे गए, मैथमेटिक्स सॉल्व करी उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये सारी बात ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे घूम रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये मैथ को बोलने दो, हमको हट जाना चाहिए। और मैथ ने क्या बोला, उन्होंने मैथ ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स पोजीशन पे आपको दिख नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स से ये साबित कर दिया कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही रियल होना डिमांड नहीं कर रहा, ये अपने आप को पूर्ण रूप से बताना नहीं चाह रहा। और कैसे नहीं बता रहा कि अगर आप किसी भी चीज़ का पोजीशन डिटरमाइन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप उसकी मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब लोग सोचते हो तो क्या सबसे बड़ी आपकी मिसकंसेप्शन लोगों को होता है कि शायद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वैसे नहीं है कि मैं पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन कर तो सकता हूँ, मतलब यूनिवर्स में है, वो डिटरमाइंड है, एक साथ ही एग्जिस्ट करता है, बस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये नहीं है वो बात यह है कि यूनिवर्स के अंदर ही ऐसी चीज़ है कि आप यूनिवर्स खुद अपने आप को पूरी तरह से डिटरमाइन होने ही नहीं देगा। यूनिवर्स है वो अनसर्टेन। हमको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शायद हमारी इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेन, शायद हमारी कैपेबिलिटीज नहीं है। नहीं, ये यूनिवर्स ही ऐसे काम करता है कि वो काइंड ऑफ मिथ्या बन चुका है। जब हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई थी, अब फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर आप मोमेंटम और अगर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम और पोजीशन ले लेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ले लेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है h बार बाय 2 पाई, h बार को हम h बाय 2 कह देंगे। उस हिसाब से उन्होंने बता दिया था इस बात को। अब ये सारी मैथमेटिक्स वो सॉल्व कर गए थे। बाय द वे, हाइजेनबर्ग वो इंसान थे जिनको एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पॉली करके, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो जाने जाते थे अपने बहुत हार्श वर्ड्स के लिए, ठीक है। ओके। तो जब हाइजेनबर्ग को महज 31 साल की उम्र में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद को पूरी खड़ी कर देने, क्वांटम मैकेनिक्स को खड़ा कर देने के लिए, तो पॉली ने एक बहुत तंज मारा था, जिसको हाइजेनबर्ग कहते हैं कि यार मुझे मेरा उसका रिलेशन अच्छा है। तुम्हें पता है वो मुझ पर टॉन्ट नहीं मार रहा था, तंज ऐसा था कि दुनिया ने उस इंसान को नोबेल प्राइज दिया है जो ये नहीं बता सकता कि अगर मैं किसी पेन को फेंकूं तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा। ठीक है, खैर वो तो मजाक मस्ती की बात है। तो हाइजेनबर्ग वो इंसान थे जो उस समय आइंस्टाइन जैसे दिग्गज, समझ रहे हैं, आइंस्टाइन जिन्होंने पूरी की पूरी लगभग 300-400 साल की बहुत बड़ी मिथ्या तोड़ दिया, ग्रेविटी को तोड़ के कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है। उस इंसान के सामने जब वो लेके आते हैं कि यूनिवर्स इज अनसर्टेन, जिस पे बहुत फेमस डायलॉग भी बोला गया था आइंस्टाइन और नील्स बोर की जब बातें हो रही थी। नील्स बोर और हाइजेनबर्ग बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर बाद में जो खटास आई, जो कन्फ्यूजन है, उसके ऊपर रील भी बना रहा हूँ, उस पर इस वीडियो में बात करूंगा। तो उन्होंने बोला भी था कि गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस, और इसी के ऊपर मेरी मूवी भी है, शॉर्ट फिल्म में थोड़ा ट्राई किया था मैंने, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आइंस्टाइन के सामने हाइजेनबर्ग अपनी दुनिया लेके आए, ये साबित कर दिया। एक पॉइंट तक लोगों को शायद लग रहा था कि अब तक हम समझ जाएंगे कि दुनिया क्या है, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया डिटरमाइन की जा सकती है, मगर फिर आते हैं, ये क्या बातें कर रहे हो, पूरी की पूरी फिजिक्स ही नहीं बन गई, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बन गई। वो थे हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने दिया वो हम सबको, और जिसका मजाक उड़ाया था बाय द वे आगे चल के श्रोडिंगर ने, जिसको आज
लोगों को लगता है कि शायद वो क्वांटम मैकेनिक्स का एग्जांपल था, हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ा मजाक था कि आपके हिसाब से अगर मैं हम एक बिल्ली को, मतलब हाँ। कई लोग को ये लगता है श्रोडिंजर्स कैट जो है, मतलब पॉपुलर एग्जांपल है। पॉपुलर कल्चर में सब लोग को श्रोडिंजर्स कैट बहुत पता है, हाँ, लेकिन हाँ। उसके पीछे की बैक स्टोरी ये हाँ। नहीं पता है कि एक्चुअली वो उन्होंने सरकास्टिकली कहा था, मजाक उड़ाया था कि आपके हिसाब से अगर आप अनसर्टेन की बात कर रहे हैं और बाद में अगर हम इसको डिटरमाइन और चीजें करेंगे और चीजें जोड़ेंगे, तो एक काम करते हैं, हम डब्बे में बिल्ली को बंद करते हैं, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखते हैं जिसकी टूटने की प्रोबेबिलिटी 50% है, जिससे कि पॉइजन निकलेगा। तो आप क्या कहते हैं, डब्बे में बिल्ली जिंदा है कि मर गई? इसको कहते हैं वो श्रोडिंगर्स कैट। और बागे वो मेरे मूवी में डायलॉग भी है, यही एग्जांपल आगे चल के दुनिया में याद किया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। और आज देखो आयरन यही है कि दुनिया को पता नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, लेकिन ये पता है श्रोडिंगर्स कैट क्या है। वो बात है। तो ऐसे थे वो। मगर हाँ। अब ये सब बातें हो गई कि हाँ। उन्होंने काफी बहुत ही बड़ा योगदान रहा और एकदम से मतलब थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। Yes. बट यार आज हमारा पार्टनर तो हमें धोखा ही दे हाँ। गया यार। एनीवेज थैंक यू, प्लीज वापस नहीं होना। हाँ। बहुत बीमार पड़ गए यार। हाँ। एनीवेज तो बात यह है कि ठीक है, उन्होंने ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके ग्रेटनेस के बारे में आपने हमें बताया, मगर शुरुआत में आपने और मैंने दोनों ने एक बात कही थी और ये थी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देने वाला इंसान की लेगेसी भी थोड़ी बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है। तो क्या ऐसा क्या किया था उन्होंने? डॉक्टर साहब मैं ही आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ। Okay. आप सोच के देखिए, आप एक कंट्री जब समझ रहे शायद 1933 वो कि हिटलर पावर में 1933 में आया था ना? 36 चलो मैंने 33 में हिटलर पावर में आए थे और 32 तक 1932 में उनको नोबेल प्राइज मिला था हाइजेनबर्ग को। मैंने लिखा हुआ है लिख लेता हूँ आजकल मैं। अच्छा। आप सोचिए, आप उस देश में हैं जहाँ पे पावर ऐसी आ चुकी है जो कि एक पूरी की पूरी रूढ़िवादी चीज पे चल रही है। उस देश में आप है, उस देश के सबसे बड़े साइंटिस्टों में आपका नाम शुमार है, ठीक है। अब आपका देश वॉर पर है, अब आपको वॉर, आपके देश को वॉर जीतनी है, दुनिया में अपना नाम साबित करना है, लेकिन एथिकल बाउंडिंग क्या है साइंटिस्टों के पास? भाई एथिकल उस वक्त कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा हाइजेनबर्ग के सामने कि वो देश के साथ खड़ा होगा तो इंसानियत के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो जो इंसान था, हिटलर गुजरा था, वो लिटरल टर्म्स में ऐसा था जिसके आपको तो बोलने की जरूरत भी नहीं, जिसने क्या दुनिया में क्या कोहराम मचाया था। अब सवाल ये है, हिटलर के पावर में रहते रहते हाइजेनबर्ग जो थे उनको कहा गया था कि अब वो जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जिसको यूरान प्रोजेक्ट कहते हैं, उसको लीड करें। वो बाय द वे लेक्चर्स भी देते थे उसके ऊपर कि कैसे ये काम करता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब बात करते हैं। अब चीजें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन, डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब आप क्या करेंगे कि आप देश के साथ खड़े हो जाएंगे? मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, हाइजेनबर्ग की सिचुएशन बताइए कि उसके पास क्या चांसेस थे, और यहीं से उसकी कॉन्ट्रडिक्शन चालू होता है। फिर मैं आपसे सवाल जवाब पूछता रहूंगा, आप भी समझ जाओगे और आप भी समझ जाओगे कितनी अनसर्टेन है ये कहानी। बताइए। देखो, अगर मुझे ऐसी पोजीशन में डाला जाता कि या तो आप एक गलत पावर का साथ दो या फिर आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होकर जो सही काम है वो करो, तो उसमें मैं ये ऐसा करता कि मैं मतलब आप इसे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल कह लो, बेवकूफ कह लो, शेरदिली कह लो, जो भी है, मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसा कुछ भी अनएथिकल काम करने में या गलत काम करने में। तो मैं शायद स्टैंड ले लेता, मैं छोड़ छाड़ के आइंस्टाइन के साथ अमेरिका चला जाता। लेकिन उसके बदले जान भी तो देनी पड़ती है। अब मैं बता दूं भाई, मैं सवाल यही पूछता हूँ, बदले जान देनी पड़ती है। अंकित साहब की एकदम बिल्कुल सही बात है कि बात ये हो रही है। सोच के देखिए हाइजेनबर्ग के साथ क्या हुआ। हाइजेनबर्ग उस समय जब हिटलर पावर में था, महज एक लेक्चर में जब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे लेक्चर दे रहे थे, तो अगले दिन अखबारों में इश्तिहार छपा था कि वो व्हाइट जू हैं। अब सोच के देखिए, पता नहीं, मुझे लगता है इंसानों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तब सामने आता है जब एकदम बात उसकी जान पे जब आ जाए। अभी मैं भी बोलता हूँ कि मुझे इतना लाइफ से कोई इतनी अटैचमेंट है नहीं, कि लाइफ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको दिखता है कि लाइफ अब नहीं है, डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं नहीं, अब पानी बहुत था, मैं गिरा दिया मैंने पूरा। लाइफ अब नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आपको पता है महज आइंस्टाइन के ऊपर, जो कि आइंस्टाइन जर्मन से थे, वो तो खैर अपने, बाय द वे आइंस्टाइन की पूरा फैमिली ही बिल्कुल भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करती थी, उसके बावजूद भी उनका नाम उनके साथ ऐसा चिपक गया था कि उनको भागना पड़ गया था जर्मनी से। वो उनके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, उनकी थ्योरी पे लेक्चर दे रहे हैं, वो उस चीज पे लेक्चर दे रहे हैं जो कि सच है, दुनिया की सच्चाई है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उनके पूरे देश में ऐसा माहौल हो गया कि व्हाइट जू है। इसका मतलब उस समय तो आपको भी पता है कि उसके ऊपर कितनी अच्छी अच्छी मूवीज बनी है, स्टैंडर्ड लिस्ट करके मूवी बनी है, कितनी वॉर के ऊपर मूवी बनी है, फ्यूरी बनी है। जब इंसान के जीवन का कोई कीमत नहीं था, उस समय वो देखता है कि यार मेरे बारे में ऐसा लिखा जा रहा है, तब तो मुझे मार दिया जाएगा।
तो वो सारी सिचुएशन उनके सामने आई और फिर उन्होंने यूरान प्रोजेक्ट में बात करने लगे, न्यूक्लियर फिजन बताने लगे। अब कॉन्ट्रडिक्शन डॉक्टर साहब यही आती है, अब उन्होंने स्टैंड किस हिसाब से लिया, ठीक है। अब सोच के देखिए, वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे क्रिटिकल मास की बात करूंगा, अंकित साहब भी आएंगे उसमें, तो उनके हिसाब से वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, बन तो सकता है प्रैक्टिकली, बनाने के लिए हज़ारों किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल होगा। फिर से सवाल है ये, हज़ारों किलोग्राम तो इस्तेमाल नहीं होता, 65 किलोग्राम में तो लिटिल बॉय बन गया था जो कि हिरोशिमा में फोड़ा गया था। तो आप ये बताइए, वो इंसान जो मैथ का इतना प्रोडिजी है, जिसने मैथमेटिकली सॉल्व कर दी इतनी एक्यूरेट चीज़ कि दुनिया अनसर्टेन है, वो मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहे थे? देखिए, आप जैसा आपने बोला स्टैंड ले लेता, अभी स्टैंड लेने के तरीके होते हैं। उन्होंने शायद इस तरह से स्टैंड लिया कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे साइंस को, वो जर्मन की फिजिक्स को बचा सके। इनफैक्ट बाद में डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं कि आफ्टर वॉर जब सब खत्म हो गया, वह वापस जर्मनी में रहे और जब उन्होंने पूरी फिजिक्स को, जर्मन फिजिक्स को रिवाइव कर दिया था दोबारा, बहुत ज़्यादा फिजिक्स से प्यार करते थे। तो वो इंसान, क्या यही उनका एक साइलेंट स्टैंड नहीं है कि एक काम करते हैं, फिजिक्स मुझे पता है, मैं इनको कंफ्यूज करता हूँ, क्यों? उनको फंडिंग मिलती थी गवर्नमेंट जर्मनी उससे, नाजीज से जो भी है, फंडिंग मिलती थी उनके प्रोजेक्ट के लिए, न्यूक्लियर बम बनाना है तो। लेकिन वो फंडिंग वो किसमें मोस्टली कहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाह रहे थे, ये सब कर रहे थे, और बस शायद टहलाते थे उनको कि एक काम करो, पैसा दो और मैं बम नहीं बना। हल्का सा ना ब्रेक लगाते, बताइए। हल्का सा। हाँ, क्या है, आप बहुत कुछ कहेगा, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा सा। सर आपके पास हाँ, तो मैं दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, और मैं बाद में आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्टेक्स्ट ये है हाँ। कि 1939 में जब जर्मनी वापस दुनिया से जंग लड़ने निकल गया था, तो ये एक्चुअली ये खाली एंटी सेमिटिज्म नहीं था, मतलब यहूदियों के खिलाफ अत्याचार की ही बात नहीं थी। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा पिक्चर है। दुनिया क्यों जीतना चाहता था वो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की गई थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। तो जर्मनी दुनिया को बताना चाहता था कि आपने जो हमें दबाने की कोशिश की है, अब मैं फट के आता हूं और तुम सबके सर पे बैठ के नाचूंगा। ये हिटलर का विजन था। तो जब न्यूक्लियर फिजन वगैरह पर बात होना शुरू हुई, जिसमें काफी सारे जर्मन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में हम अपने एटम बॉम्ब सीरीज के पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं, और रील भी बनी है, वो सब देखिएगा आप जरूर। तो जरूर देखिएगा, तो उसका लिंक हम डाल देंगे उसमें, कमेंट में पिन कर देंगे। तो उस समय ये था कि हिटलर सिर्फ ये नहीं चाह रहा था कि मैं वॉर करूं, ये करूं, वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि हम ऐसा एक हथियार भी बना सकते हैं बॉस, है ना। हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, इनके साथ मिलकर मैं ऐसा हथियार बनाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब फिर शुरू हुआ यूरान प्रोजेक्ट ऐसा कुछ रहता है वो, क्योंकि आप बोल सकते हैं, नेवर माइंड। तो बेसिकली यूरेनियम प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें इतना पता लग गया था कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, उससे हम शायद बॉम्ब बना सकते हैं। तो इसके ऊपर से यूरान प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब जब यूरान प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, तो सब जगह खबर फैल गई कि भाई जर्मनी शायद न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके एक वेपन बनाएगा, इसके ऊपर एक वेपन बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात ये थी कि भाई उस समय जर्मनी में सबसे बड़े साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग थे। उन्होंने कहा, हाइजेनबर्ग भाई इधर आओ, करो भाई कुछ, करो भाई। तो हाइजेनबर्ग ने फिर एक टीम गैदर की। लेकिन अब जो आप पहले जो बात कह रहे थे ना कि जान के ऊपर बात आ जाती, ये आ जाती, वो आ जाती, देखिए देयर आर नो सिंपल आंसर्स। बिल्कुल, देयर आर नो सिंपल आंसर्स। आप इसका जवाब देंगे, मैं आपसे फिर ऐसा सवाल पूछूंगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार हाइजेनबर्ग सही में बनाना चाह रहा था। आप पहले इसका जवाब दीजिए, आप क्या करते? हाँ। तो मैं तो क्या करता वो तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन हाइजेनबर्ग का ऐसा था कि अगर आप देखेंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्नर हाइजेनबर्ग, है ना, मैक्स प्लांक भी जर्मन थे, है ना। तो और जो न्यूक्लियर फिजन, जो जिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी जर्मन थे, है ना। तो इतने सारे जो ये एक लेगेसी चलते आ रही है, ये एक कल्चर है साइंस का, फिजिक्स का। यस। तो ऐसे में जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जो अपनी कंट्री से बहुत अपसेट रहते हैं। उन्हें लगता है कि यार, जैसे बहुत सारी पुअर कंट्रीज में, तो हमारे यहाँ भी होता है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा है वैसा है, हमें बाहर चले जाना चाहिए। कई सारे लोग जानते हुए भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि रंग दे बसंती का डायलॉग है ना, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना पड़ता है, वो एक बात है, लेकिन एक कल्चरल कनेक्टिविटी रहती है ना कि भाई मैं जो आज हूँ,
मेरे पीछे कई लोगों ने कुछ काम किया जिसकी बदौलत मैं आज जहाँ हूँ, और वो मेरे ही देश के लोग थे। मैं क्यों छोड़ के जाऊं? तो भले ही वो ह्यूमैनिटेरियनली अग्री नहीं करते होंगे हिटलर से, मगर शायद ये एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि यार ये लेगेसी है हमारी जर्मन साइंस की, हमें से जुड़े रहना चाहिए। मगर ये आपका एक काइंड ऑफ आंसर हो गया। थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देता हूं मैं। अब क्या हो रहा था कि हिटलर के एम्बिशंस तो बहुत सारे थे, मगर रिजल्ट भी जल्दी चाहिए। तो यूरान प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर शायद 12 से थोड़े और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। 14-15 के डिपार्टमेंट हो गए थे। जो हाइजेनबर्ग लीड कर रहे थे थ्योरेटिकल डिपार्टमेंट को। मैं नाम भूल गया, मैं रील में नाम लिया था उनका, कर्ट करके उनका एक नाम है साइंटिस्ट का, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उसका मतलब कि वो थ्योरी बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल कैसे उतारा जाएगा वो ऐसे कर रहे थे। मतलब 2 में गुड़ बढ़ चुका था कि कैसे काम, इसलिए पूरे उस प्रोजेक्ट में 2 नहीं काफी सारे, मतलब डिटेल्स तो खैर हमारे पास उतने सारे है नहीं मतलब बेसिकली यही मैं कंफ्लिक्टिंग टीम्स बन गई थी बहुत डॉक्टर सारी। साहब को बच में काटता हूं, आप गाली देते हैं मुझे, नहीं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में और यहाँ पे अंतर क्या था। मैनहट्टन में एक सिंपल लीडर दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गुट थे और कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा था और बहुत ईगो क्लैशेस भी हो रहे थे। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इस चक्कर में एक सही दिशा में जाता नहीं है। इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सेइंग है यार, टू मैनी क्या था वो, आपको बता, टू मैनी कुक समथिंग स्पॉइल द ब्रॉथ। हाँ, इसका मतलब बहुत सारे लोग आ गए थे लीडर बन के और यही शायद एक सर्टेन सही दिशा में नहीं चल रहा था, ये था। हाँ डॉक्टर साहब, तो उस चक्कर के रहते भी जो है ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट थोड़ा फेल कर गया। मगर अब आपका ये कहना है कि शायद जिस इंसान ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया वो सर्टेनली ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं बॉम्ब बनाना चाह रहा हूँ, मगर उसके अंदर अनसर्टेनिटी ये है कि मैं ये गलत काम तो नहीं कर सकता। तो सुफियान भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वर्नर हाइजेनबर्ग बहुत सिंपल काम कर रहे थे। वो ये कहते थे कि यूरान प्रोजेक्ट के नाम पर हर बार थोड़ा सा पैसा ले लो, नहीं हर बार थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखा देते थे। और उन्होंने इतना रियलाइज कर दिया था कि देखो पोटेंशियल तो है इस टेक्नोलॉजी में, मगर उनके कैलकुलेशंस, अर्ली कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्हें लग रहा था यार कितना सारा किलोग्राम हमें यूरेनियम लगेगा, लाएंगे कहाँ से। बिल्कुल, एक काम करते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल मास। अपनी डिस्कशन यहाँ से चालू करेंगे, पहले क्रिटिकल मास समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, अंकित साहब आप आइए, क्रिटिकल मास समझाइए। तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी कैलकुलेशंस के ऊपर, उससे पहले हम समझ तो लें किस चीज़ की कैलकुलेशन हो रही थी, जिसको टर्म दिया जाता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास समझाने को तो खैर मैं भी बता दूंगा, लेकिन मेरी जबान थोड़ी फास्ट बोलती है। हमारे पास हमारे सबसे अच्छे साथी स्लो इंटरव्यू विथ अंकित कुमार साहब हैं। तो अंकित साहब आप बताइए क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास है ना, इससे पहले हाइजेनबर्ग की बात हो रही थी, है ना, उसमें एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस लिखा गया था कि द मैन हु फेल्स टू सेव द वर्ल्ड। अच्छा, ये लिखा गया? हाँ, मैंने पढ़ा था एक्चुअली, तो इसलिए बोला। अब आते हैं क्रिटिकल मास के ऊपर। क्रिटिकल मास था क्या कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना था उसमें यूरेनियम का। तो यूरेनियम से जब न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वो दूसरे यूरेनियम के एटम पे टकराएंगे, तभी जाके चेन रिएक्शन होगा। अगर नहीं टकराया, मान लो न्यूट्रॉन तो निकला, मतलब आपने निकाल दिया, दूसरे यूरेनियम के एटम पे वो नहीं टकराया, तो चेन रिएक्शन रुक जाएगा। उसके लिए यूरेनियम का एक मिनिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग यूरेनियम 235 जो लेते हैं वो आइसोटोप्स होता है, 235 238 का मिक्सचर होता है वो। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं हम लोग, ताकि जिसका मास कम है वो बाहर के बाउंड्री पे आ जाए। तो यूरेनियम 235 क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण बाहर कंसंट्रेट कर जाता है। बिकॉज वही सिंपल ये हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगी। बस छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा, यूरेनियम 238 जो है वो क्या नाम है, वो मतलब वो चेन रिएक्शन में नहीं जाएगा, इसलिए हमें 235 चाहिए होता है ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए कंसंट्रेशन उसका बढ़ाते हैं। तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन जो आप सुनते होंगे कभी कि 80 to 90% चाहिए होता है यूरेनियम 235 इनरिचमेंट प्रोसेस। बिना उसके आप न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करा सकते, जो अभी बहुत सारे कंट्रीज लगे हुए हैं अचीव करने में, उतना कर नहीं पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था क्रिटिकल मास की, एक मिनिमम कंसंट्रेशन आपको चाहिए होगा, जो 80% हम लोग बोलते हैं, तभी आप न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल्ड वे में आप करवा पाओगे, यानी कि बम बना पाएंगे, तब बम बना पाओगे। यार हमें ना थोड़ा अंकित साहब से बात करते हुए मजा बहुत आता है। पूरी वीडियो चल रही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के ऊपर, तो अंकित साहब के स्टाइल में, अंकित साहब के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आप ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि मतलब टेक्निकली में समझाने के लिए, वो एक्चुअल नहीं है लेकिन समझाने के लिए आप बता दीजिए कैसे पोजीशन और मोमेंटम आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बताइए। हाँ,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाँ। हाइजेनबर्ग का, जो जिनके वजह से वो जाने जाते हैं, उसमें था क्या कि कोई भी अगर बहुत छोटा पार्टिकल है ना, उसका आप मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। अगर पोजीशन डिटरमाइन करने जाओगे तो मोमेंटम बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, मोमेंटम डिटरमाइन करने जाओगे पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। प्रैक्टिकली इसको जब समझा जाए तो सपोज दैट कि एक कार जा रही है बहुत हाई स्पीड से, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है रियली, बस आमतौर पे समझाने के लिए ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि कार जो है बहुत हाई स्पीड से जा रही है, आपका उसको फोटो लेना है ना, तो आप कैसे लोगे? अगर आप शटर स्पीड बढ़ाते हो, है ना, कैमरा का नॉलेज मुझे है थोड़ा सा उसके लिए, तभी कैमरे पे हमारे साथ जब भी रील में होते हैं यही है जो हमें शूट करके देते हैं चीजें, वरना आप देख नहीं पाते। हाँ। तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता करना है उस कार का कि कहाँ पे है, तो और आजू बाजू में क्या है, तो आप उसका शटर स्पीड बढ़ाते हो। शटर स्पीड बढ़ाने से होगा क्या, खट 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 सेंसर काम करते रहेगा तुरंत, है ना, तो उसका पोजीशन तो आप एग्जैक्ट पता कर लोगे, एग्जैक्ट रुक जाएगा। आपको अगर समझाना हो तो पहले वाले आप नोकिया के कुछ फोन शायद मैं दोस्त के पास था, नोकिया लूमिया करके कुछ था, लूमिया वाला, बहुत तगड़ा कैमरा था उसका। तो मेरे के सामने एग्जांपल होता अंकित भाई, कूलर चल रहा है फुल स्पीड में, ऐसे करके फोटो ली, पंखे रुके हुए दिखते हैं, तो वो शटर स्पीड बढ़ा दोगे ना किसी भी कैमरा का, तो वो एग्जैक्ट रोक के बता देगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन तो तुम उसका बता सकते हो वहां पे, लेकिन फिर मोमेंटम, जैसे कार किस स्पीड से चल रही है या फैन चल रही थी कि रुकी हुई थी, आप नहीं बता सकते उस पे, है ना। और अगर उसका मोमेंटम पता करना है कि फैन चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है, ये करना होगा, तो आपको एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है ना। थोड़ा लॉन्ग एक्सपोजर रखोगे तो वो देखता होगा कार ऐसे जा रही है, पीछे लाइट वगैरह आपको दिखते होंगे, है ना। अब उसमें ये तो पता चलता है कि कार किस स्पीड से चल रही है या फैन किस स्पीड से चल रहा होगा, है ना। मोमेंटम आप बता सकते हो, लेकिन किस पोजीशन पे है पूरा ब्लर आ जाएगा, तो आप बता नहीं सकते, है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या बात है अंकित साहब, देखा अंकित साहब, स्लो इंटरव्यू विद अंकित कुमार, एक चैनल भी बनाएंगे आपके लिए, आप स्लो चलेंगे दुनिया। हाँ। अब बात करते दोबारा, ठहरना एक्चुअली जरूरी भी है, ठहरना एक्चुअली जरूरी भी है लाइफ में। थोड़ा क्या होता है ना, डेली हम लोग फास्ट दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक टाइम के बाद लोगों को थोड़ा सा ठहराव जरूरी है, धीमे होना चाहिए। ये टीम जो है, ये चारों लोगों की सिनर्जी के ऊपर से चल रही है। मैंने एक रील भी बनाई थी, एक और एक दो नहीं 11 हो जाते हैं जब बहुत सारे लोग, सही लोग एक साथ मिल जाते हैं। इसका ना बहुत प्रैक्टिकल यूज है। अगर आप देखोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो अभी रदरफोर्ड के बारे में आप बता रहे थे कि रदरफोर्ड जो ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन मॉडल दे दिए थे एटम का कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो फेल हो गया था, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, क्योंकि मैक्सवेल का कहना था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसमें होता क्या है, जैसे हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे रखी थी, तो अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग या मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके अगर न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाता है एटम, तो आप पोजीशन तो पता चल गया। लेकिन हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग अगर आपका पोजीशन डिटरमाइन हो गया, तो मोमेंटम उस समय क्या होना चाहिए, अनडिटरमिनिस्टिक होना चाहिए, इनफिनिट बोल दीजिए चलो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन उस समय इतना ज्यादा मोमेंटम रखता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो फिर से घूमने लग जाएगा। तो आप दोनों चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग और मैक्सवेल का जो एक्सप्लेनेशन था कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो रहा है, तो फिर मोमेंटम इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, तो रदरफोर्ड का मॉडल वहां से भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, फेल हो गया था वहां पे। इसका जो प्रैक्टिकल यूज है, जो आजकल हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब ये मैं नहीं बता रहा या किसी और वीडियो में बताऊंगा, है ना। इसके ऊपर एक नया वीडियो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप पढ़ के देख के रखना रेडी। तो अभी दोबारा से अब डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कैलकुलेशंस की, तभी आपको हमने याद किया और आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एग्जांपल और कहानियां बता दी। तो अंकित साहब दोबारा करते हैं म्यूजिक। डॉक्टर साहब आइए यार। हाइजेनबर्ग की तरह फिर से एक बार अनसर्टेन अपनी पोजीशन और मोमेंटम चेंज करते हुए, कभी रेनकोट है कभी नहीं है, आ गए हैं डॉक्टर साहब वापस। तो अब सारी बात हमें अनसर्टेन पे रहनी है। ओके, बहुत ज्यादा मजाक करते हैं डॉक्टर साहब, हमें थोड़ी जॉली किस्म के। भाई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप बोल रहे तो मानेंगे। तो हाँ, तो सारी कैलकुलेशन की बातें हो गई थी। अंकित साहब ने बता दिया कि क्रिटिकल मास क्या है। हम किसी मुद्दे पर अटक गए थे कि बहुत सारा कैलकुलेशन किया तो हजारों किलोग्राम समथिंग यूरेनियम चाहिए। उस पर बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे कारण एक्चुअली जो आप सजेस्ट कर रहे हो, है ना, कि क्या ये जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट था, जो उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी थी, जो कि कई सारे साइंटिस्ट लोगों के मन में थी उस समय, क्या इस अनसर्टेनिटी के रहते उड़ान प्रोजेक्ट फेल हुआ, या जो मेरा ये मानना है या फिर मेरा झुकाव ज्यादा इस तरफ है कि
प्रैक्टिकल रीजंस थे, है ना, या फिर दोनों तरफ की बातें भी हो सकती हैं, है ना। मैं इस पर तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि उन्होंने क्रिटिकल मास गलत कैलकुलेट कर लिया था, उनके हिसाब से बहुत सारा यूरेनियम चाहिए था जो कि जर्मनी उस समय गैदर नहीं कर पाया था। जाहिर सी बात है। साथ ही साथ उनके प्लान्स को सैबोटाज भी किया था, क्योंकि वो हार्ड वाटर एज क्या रहता है उसमें, ये एक बार वो आविष्कार भाई बता रहे थे। हाँ, वो होता है उसमें हैवी वाटर कहते हैं उसे। हाँ, नहीं, बात मैं बताता हूँ, जो टेक्निकल रीजंस वो दे रहे थे उस समय हाइजेनबर्ग, मैं आपकी वो बात भी बताता हूँ। तो हाइजेनबर्ग ने पहली बात तो क्रिटिकल मास गलत कैसे कैलकुलेट किया, पहले ये समझ लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने पेपर पे लिख दिया कि हाँ ठीक है हमें 1000 किलोग्राम चाहिए। तो जो उस समय के साइंटिस्ट थे, अब मान लीजिए उस वॉर के दौरान जब चल रहे थे, हाइजेनबर्ग अपनी कैलकुलेशंस दे रहे थे, रीजंस दे रहे थे, उसमें गलती क्या हो रही थी हाइजेनबर्ग से उनके हिसाब से। हाइजेनबर्ग तो बोल रहे हैं आगे चल के कि भैया मैं जानबूझ के बोल रहा था। हाइजेनबर्ग जो थे वो जो कैलकुलेशंस कर रहे थे वो उस चीज के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को सस्टेन करने के लिए चाहिए। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बड़ा होता है, आप देखिएगा कंपेरेटिवली न्यूक्लियर बॉम्ब के, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको रिएक्शंस कंट्रोल करनी है, वाटर चाहिए, हार्ड वाटर चाहिए, जो भी चीजें हैं। तो उस वे में वो कैलकुलेट कर रहे थे। उनको लगा कि अगर हमें, क्योंकि अब मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से इतनी एनर्जी निकालनी है जिससे बम बने, लेकिन आप उसको बम की तरह ट्रीट नहीं करके न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप चीजें बनाएंगे कैसे? न्यूक्लियर पावर प्लांट के तरह ही बनाएंगे, बहुत भारी चीज बनाएंगे, समझ लो ना। वो उस वे में गलती कर रहे थे, इसलिए उनको लगा कि कम से कम हजारों किलोग्राम यूरेनियम 235 चाहिए। इसी वजह से जब हिरोशिमा पर जब गिरा था बम, तो इनिशियली हाइजेनबर्ग को लगा था कि शायद अमेरिका ने जो बम गिराया है उसके अंदर अराउंड 2 टन यूरेनियम 235 था। बाद में वो हिल जाते हैं जब समझ में आया कि 65 किलोग्राम ही यूरेनियम 235 उसके अंदर था। ये हाइजेन, आप देखिए, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बाय द वे। तो क्या हुआ था एक्चुअली, जर्मनी जो है, जर्मनी वॉर पहले हार गया था, मगर वॉर अभी भी चल रही थी, क्योंकि वॉर में 45 में अराउंड अप्रैल के आसपास ही जर्मनी हट गया था पीछे, वे हरा दिया गया था उसको। लेकिन प्लेयर्स बहुत सारे थे ना वर्ल्ड वॉर में। जापान ने अब तक गिव अप नहीं किया था, बाकी सारी कुछ कुछ कंट्रीज भी थी, बट मेजरली जापान, हाँ इटली भी थी। तो इन लोग ने अब तक गिव अप नहीं किया था। तो क्योंकि जर्मनी हार गई है, तो जो जर्मन साइंटिस्ट है जो यूरेनियम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उन्हें पकड़ा और उन्हें इंग्लैंड ले गए। और उन्हें एक अरे यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, फार्मवेल या फार्म हाउस ऐसा कुछ तो था, फार्मवेल शायद, कमेंट्स में बताइएगा। एक रांच पे रखा गया और वहां पर उनको सीक्रेटली रिकॉर्ड करते थे उनकी बातें। ये जान, क्योंकि देखिए जर्मनी ने एक तरह से अपना काम कर दिया था। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं जो उस जमाने के सोल्जर्स थे, वो ये कहते हैं कि उस जमाने में एक तरीके से रिवाज ये था कि आप जर्मनी के फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ो, उनको हराओ और अपने हथियार फेंक के जर्मन गन्स, जर्मन टैंक्स ले लो, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी आगे थी, ऐसा उनका मानना था। तो अब ये जो साइंटिस्ट हैं, क्या ये आगे चलकर वॉर खत्म होने के बाद क्या ये जो नई दुनिया बनेगी उसमें ये हमारे साथीदार रहेंगे, या इनमें अभी भी वो नाजी की थोड़ी सी चुल है कि आगे चलकर हमें धोखा देंगे? इसलिए उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जा रहा था। उस समय जब हिरोशिमा पर बॉम्ब फटा तब रिकॉर्डिंग चल रही थी, सारे के सारे साइंटिस्ट का रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ है, वॉइस रिकॉर्ड हुई है। तो उसमें मतलब दिखाया गया कि चौकन्ने हो गए थे एकदम हाइजेनबर्ग। तब तक कहानियां थी ना, ये किस्से थे कि यार मान लीजिए हाइजेनबर्ग सही में मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में गलती कर दे, तो उनको तो लगा था यार मुझे 1000 किलोग्राम चाहिए। तो क्या अचंभित चीज थी, एक कहानी, एक मिथ्या आपके सामने एक्चुअली में हो गया। वो शौक सबको लगा होगा और वो शौक हाइजेनबर्ग को भी लगा। तो शायद इससे अंदेशा ये होता है कि हाइजेनबर्ग सही में कैलकुलेशन में गलती कर गए थे। एग्जैक्टली, दैट वाज माय मेन पॉइंट। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यही बताती है कि अगर वो इतना शॉक हो गए थे तो परहैप्स ही जेन्युइनली फेल्ड। तो सारी कंफ्यूजन मतलब कहाँ से चालू होती है हाइजेनबर्ग के अराउंड? वो होती है, एक बहुत यूनिक मीटिंग हुई थी उनकी कोपेनहेगन के अंदर नील्स बोर के साथ। कोपेनहेगन किसी इंसान का नाम नहीं है, जगह का नाम है। नील्स बोर के साथ छुपते छुपाते जब वो उनसे मिले तो नील बोर को लगा कि हाइजेनबर्ग जो उनसे बातें कर रहे हैं वो अंदेशा दे रहे हैं कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है और मैं उसको लीड कर रहा हूँ। मगर हाइजेनबर्ग ने उसी कहानी को अपने नजरिए से बताया, तो वो बोलते हैं कि मैंने ही नील बोर को इसलिए बोला था ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक साथ आ जाए, वार्न कर दूं उनको कि कोई भी एटॉमिक बॉम्ब मत बनाओ,
और मेरी रील इस पे भी है, सेम डायलॉग्स मैंने अलग अलग इंटेंशन में बोला, आपको मजा आएगा उसको डायलॉग वो रील जब आप देखोगे तो वो चीजें वहां पे कंफ्यूजन चालू हुई। बाय द वे नील्स बोर और हाइजेनबर्ग एक जमाने में जो इतने बड़े साथी जिनके वजह से क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें इतनी आगे गई थी, जिनकी वजह से कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बना, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को अंत तक खड़े रहे आइंस्टाइन के सामने कि नहीं आप हैं दिग्गज, लेकिन हमारी कहानियां हमारे इक्वेशंस भी वही रिजल्ट दे रहे हैं जो रियलिटी बताना चाह रही है। उनके सामने जो लोग खड़े थे वो इवेंचुअली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि ज्यादा फिर बातें नहीं होती, वो बट जाते हैं, उनके व्यूज अलग हो जाते हैं, इतना कोई हार्श रिलेशन नहीं होता। लेकिन वो अब तक किसी को नहीं पता कि वो मीटिंग में हुआ क्या था एक्चुअली। मीटिंग ही अनसर्टेन है क्योंकि दो लोग, हाँ, जो दो ही लोगों के बीच जो मीटिंग बात थी, हुई। दोनों ही अलग कहानी बता रहे हैं। दोनों ही अलग कहानी नहीं मगर सेम कॉन्वर्सेशन का अलग तात्पर्य निकाल रहे हैं, हाँ। है ना, अलग कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है अगर देखो, अगर हाइजेनबर्ग लिटरली जर्मन था और वो कैलकुलेशन फेल किया तो क्यों वो आइंस्टाइन को इतना सपोर्ट कर रहा था, जबकि भैया उसमें उस समय वॉर के समय आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के ऊपर लेक्चर दे रहे हो उस देश में जहां पर जूस के साथ क्या हो रहा था आपको पता है। तो इसका मतलब ये चीज इनका ये शो करती है कि भैया नहीं, वो शायद जानबूझकर खराब कर रहे थे। मगर एक जगह जब ये बम फटता है तो रिकॉर्डिंग होती है, जहां मिलता है वो शौक है, तो शायद वो सही में और इनफैक्ट वो समझ ही नहीं पाए थे। हाँ। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वहीं उसी रैंच में लेक्चर रखा, हाँ। और अपने फेलो साइंटिस्ट को समझाया, हाँ। कि भाई देखो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई थी, हाँ। उनके हाथ में इतना इतना हाँ। ये यूज हुआ है। हाँ। तो फिर उन्होंने अपना कैलकुलेशन बिठाया, उन्होंने कहा अच्छा आओ इधर बताता हूँ मैं क्या हुआ। एक्चुअली हिटलर के टाइम बहुत सारे जीव्स, तुम्हारी आवाज शायद आएगी नहीं, आओ पास आओ। आ गया कि हिटलर जब जीव्स को मार रहे थे उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे जो मारे जा रहे थे। अब वो थे हाइजेनबर्ग के दोस्त, कलीग थे वो, तो उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। अब साइंटिस्ट में भी होता है ना कि हम इस साइड तुम उस साइड, ठीक है, तो उसके चक्कर में बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो हाइजेनबर्ग के खिलाफ हो गए थे, है ना, कि इसका देखो इसका दोस्त जीव्स है, ये जीव्स को सपोर्ट करता है, उनको बचाना चाहता है, उनके साथ बैठे खाना खाता है, और साथ ये ही सारे चीजों को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। साथ ही साथ जो हाइजेनबर्ग के मतलब आइडियोलॉजिकली दूसरी साइड पे थे ना, जो लोग नाजी के अगेंस्ट थे, उन्हें ये लग रहा था यार ये देखो यार, ये इतना बड़ा दिग्गज आदमी किस जाहिल के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो दोनों तरफ से पिस रहा था बेचारा इसके इंसान। ऊपर मुझे एक शायरी याद आ गई, बोलूं? बोल दे भाई। हाइजेनबर्ग की सिचुएशन समझिएगा, और इस पोइट्री को दो चार शेर है, मैं नाम भूल गया उन शायर का। क्या सही में वो एक बीच में पिस रहे थे ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पार्टनर के बीच में साबुत बचाना कोई, उसी के अराउंड एक चीज है कि अशकों को आरजुए रिहाई है रोइए, कि आंसू रोना चाह रहे हैं कि अशकों को आरजुए रिहाई है रोइए, आंखों की अब इसी में भलाई है रोइए, और हम हैं असीरे जब्त इजाजत नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप बधाई है रोइए। हाइजेनबर्ग के सामने सोचिए कि वो उसको हर तरफ से, हर कम्युनिटी के जो इतने अनसर्टेन हो गए थे, एक जगह पर आइंस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह पर भैया मोरल एथिक्स आ रहे हैं, एक जगह पर चीज़ें बता रहे हैं, तो दोनों साइड के साइंटिस्ट उनके अगेंस्ट चले जाने लगे थे। अब उनकी पोजीशन क्या थी, उनका मोमेंटम क्या था, ये अनसर्टेन है उनकी बातों की तरह। मेरे ख्याल से हम सबकी लाइफ भी ऐसे ही अनसर्टेन रहती है, बिल्कुल। डेली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मन में। एग्जैक्टली। तो आई गेस मगर हाँ। मगर 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 एक ध्रुव का इक्का, हाँ एक अनसर्टेन बात हाँ मैं भी कहने वाला हूँ। बताइए। अब तक मैं ये कह रहा था कि शायद देयर आर कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे थे हम, हाँ कि क्योंकि इतने सारे रीजंस थे, साइंटिस्ट कम थे, जर्मनी के पास उतनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी नहीं थी, और साथ ही साथ जो एलाइड फोर्सेस थे उनके प्लान्स पर सैबोटाज भी कर रहे थे। हाँ। तो इसके रहते शायद से जो जर्मन न्यूक्लियर वॉर प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया था। मगर असली जो अनसर्टेन की जो बात है वो हाइजेनबर्ग ने खुद कही थी। वॉर के बाद हाइजेनबर्ग ने खुद कई बार ये बयान दिया है कि शायद नहीं, मैं नहीं चाह रहा था कि हिटलर के हाथ कोई ऐसा हथियार आए, तो मैं जानबूझकर मैंने कभी भी उस दिशा में इस प्रोजेक्ट को कभी लेकर नहीं गया। मैं सिर्फ उनसे पैसा ले रहा था ताकि चीजें बना सकूं, साइंस जिंदा रख ऐसे उन्होंने सीधा सीधा जरूर कहा था कि मैं नहीं चाह रहा था कि हिटलर के हाथ कोई न्यूक्लियर बॉम्ब आए। हाँ। मगर फिर उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद वो इस तरह से हाँ। चीजें पर काम कर रहे थे कि पैसा आते रहे, सब लोग जीवित रहे, है ना, सर पे जो तलवार है वो सर के ऊपर ही रहे, सर से पार ना हो जाए।
वो मतलब कि वो हाईली बैलेंस स्टेट में जा रहे थे, वो तलवार की नोक पे चल रहे थे। अंकित साहब आपको कुछ कहना है क्या? वही the man who failed to save the world. हाँ अंकित साहब ने बताया भी था द मैन हु फेल्ड टू सेव द वर्ल्ड। बाय द वे हाइजेनबर्ग वो इंसान थे जो आगे चल के ऐसे बड़े फिलोसोफर बनते हैं, Exactly, जिन्होंने लिखा भी था एक जगह स्टेटमेंट में कि साइंस वो चीज है जब आप उसका पहला घूंट लेते हो तो आप एथीस्ट बन जाते हो, मगर अंत में गहराई में भगवान आपका वेट कर रहा होता है। बाय द वे ये वीडियो थी हाइजेनबर्ग के बारे में, ये वीडियो थी अनसर्टेनिटी एक और एक लेसन में हमें एक लेसन में बोलिए। देखो हाँ क्या होता है, हाँ। क्या होता क्या है कि जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, हाँ। पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, हाँ। फिर उनको दबाया गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर वो हार गए, हाँ है ना। इस बीच अब आए हाइजेनबर्ग, हाँ। एक तरफ उनके खुद साथी कह रहे कि तुम प्रो जू हो, और जो उनके फॉर्मर साथी थे वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो हिटलर के साथ हो। हाँ जो आदमी पूरी तरह खत्म हो चुका था, हाँ हाँ उसने आगे चलकर हाँ ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली वापस से जर्मनी में बिल्कुल। साइंस के कल्चर को जगाया। जगाया जो बहुत आज अच्छे से। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट है हाँ। जर्मनी में, हाँ। वो हाइजेनबर्ग ने खड़ा किया था। क्या बात है यार। तो इससे ये रहता है, इससे हमें सीख ये मिलती है जो हमें मतलब दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। और आप शायद जैसे कि अनसर्टेन है ये बात, हमें पता नहीं कि वो सच में खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, साथ दे रहे थे, जूस के खिलाफ थे, क्या थे पता नहीं, लेकिन गलतियां तो हुई थी उनसे। हिटलर का साथ तो दिया था उन्होंने, लेकिन आगे चलकर यही आदमी वापस से उसी के देश को एक रीबर्थ देता है। हाँ सो ही इज अ ट्रू पेट्रियट। आई नो, बिल्कुल। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। और कभी भी हाँ। कभी भी मतलब जहां पर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ शुरू में भी वो यही चाह रहे थे कि भाई मेरा जो कल्चर है, हाँ। जिसकी बदौलत साइंस, जिसके साइंटिफिक कल्चर की बदौलत मैं आज जहाँ हूँ, आगे चलकर उन्होंने वही काम किया। तो हमको आखिर में रिजल्ट ही देखना चाहिए। अगर मान लो देखो जो भी है वो अनसर्टेन थे, उनका पोजीशन क्या था क्या नहीं, जो भी है, हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि हिटलर के बाद एटॉमिक बम नहीं बना। रिजल्ट सारे अच्छे थे। अब उसके लिए उनके पीछे क्या साइकोलॉजी थी क्या नहीं थी, वो तो इंसान गुजर गया। उस इंसान को हम यहाँ पे आके बुला नहीं सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते। बात ये है उनकी पीछे कहानियाँ छूट जाती है। और हम जो आज रिजल्ट देख रहे हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए कि आखिरकार जैसे भी थे वो जो भी किया उन्होंने, अंत में रिजल्ट निकल के आया कि हिटलर के पास एटॉमिक बम नहीं आया। अंत में रिजल्ट ये निकल के आया कि उन्होंने जर्मनी में दोबारा साइंस को खड़ा कर दिया। अंत में रिजल्ट ये निकल के आया कि वो आइंस्टाइन के साथ भी थे, वो नील्स बोर के साथ भी थे, वो उन साइंटिस्टों के साथ भी थे जो उनको ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, मगर फिर भी उनको बोलते थे यार नहीं यार ये मजाक में बोला है मुझे, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था। तो डॉक्टर साहब इस वीडियो को खत्म करने का मन भी करता है, और इस वीडियो को खत्म करते इस पॉइंट पे कि वीडियो सिर्फ थी हाइजेनबर्ग के बारे में नहीं, ये वीडियो आप और हमारे बारे में भी थी कि हमारे अंदर क्या चीज़ें चलती है। हम इवेंचुअली उन्हीं के प्रिंसिपल की तरह अनसर्टेन हैं। हम हर चीज़ों पे क्या स्टैंड लेते हैं क्या नहीं लेते हैं उसको भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। और जब हम अपने इमोशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, जिंदगी को भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।